नमस्कार, 18 स्वदेश पे एक खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनुगिरी और मैं अगले आधे घंटे में एक विशेष शो में आपसे कई सारे शेयर और कई सारे सेक्टर की बात करूंगा। कहते हैं कि पहली नौकरी और पहली सैलरी बेहद खास होती है। कहते हैं कि सूरज की पहली किरण हो या दिन का पहला भोजन हो, वो सबसे अच्छा होता है। कहते हैं कि दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। ऐसा ही कुछ कंपनियों के नतीजों को लेकर भी कहा जाता है। पहली तिमाही के नतीजे आ चुके हैं और पहली तिमाही के नतीजों से ये काफ़ी हद तक तय होता है कि आने वाली तिमाहियों में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहेगा और कंपनी के शेयर्स का प्रदर्शन उस पूरे वित्तीय वर्ष में कैसा देखने को मिलेगा। 18 स्वदेश आपके लिए एक बेहद खास पेशकश लेके आया है, जिसमें कि हम तिमाही नतीजों के जो आए हैं, पहली तिमाही के नतीजे, उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किन कंपनियों के नतीजे बेहतर देखने को मिले हैं, किस सेक्टर का प्रदर्शन बेहतर देखने को मिला है और अगले 1-1.5 महीने के लिए जब तक कि दूसरी तिमाही के नतीजे नहीं आते हैं, इन्हीं तिमाही नतीजों के ट्रिगर के आधार पे इन शेयरों में उतार चढ़ाव या उसकी चाल देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं तिमाही नतीजों के तर्कस की। और आज के इस खास शो में जो हमारे कह सकते हैं सहयोगी जुड़े हैं, जो हमें बताने की कोशिश करेंगे अलग अलग सेक्टर्स के बारे में कि इन सेक्टर्स में क्या करने चाहिए। हमारे साथ वामाक्षी हैं, इसके अलावा सृष्टि जुड़ेंगे थोड़ी देर में और शरद होंगे। इन तीनों से हम दो अलग अलग सेक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर में ऐसा क्या हुआ इस पहली तिमाही के नतीजों में, क्योंकि नतीजे जब आते हैं तो स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश होते हैं, फिर वो आप भूल जाते हैं। हमने सारे नतीजों को एक साथ किया है और अगले आधे घंटे में ही बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी शो किसी जानकार के बिना पूरा नहीं हो सकता। और आज के जो 2 बेहद अहम जानकार हैं जो हमारी मदद करेंगे, वो है अविनाश गुरक्षकर, इसके अलावा है राघवेंद्र केडिया। इन दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन सेक्टर्स में कौन से, हर सेक्टर से उनके पसंदीदा शेयर कौन से हैं जहां आपको निवेश करना चाहिए। अविनाश सर, शुक्रिया हमेशा की तरह स्पेशल शो में मेरी मदद करने के लिए और अच्छे स्टॉक्स बताने के लिए और जुड़ने के लिए। शुरुआत लेकिन आज मैं वामाक्षी के साथ करना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर जिसकी बात वामाक्षी करने वाली है, बहुत ज़्यादा बीते कह सकते हैं कुछ महीनों में फोकस में रहा, बहुत ज़्यादा चर्चा में देखने को मिला, वो है बैंकिंग और एनबीएफसीज। सबसे पहले वामाक्षी ये बताइए कि बैंकिंग सेक्टर, हमने देखा है कि नतीजे जो है कमोबेश लार्ज कैप कंपनियों के नतीजे तो बैंक के नतीजे तो अनुमान के मुताबिक आए हैं, बाकी कंपनियों के कह सकते ओवरऑल सेक्टर्स के नतीजे मिले जुले आए हैं। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर्स के नतीजे कैसे देखने को मिले इस तिमाही में, एनबीएफसीज के कैसे नतीजे देखने को मिले और कौन से सेक्टर स्टॉक्स थे जिसने इस तिमाही में शानदार नतीजे दिए? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो Q1 जनरली एक सीजनली वीक क्वार्टर रहता है एनबीएफसीज के लिए, मगर इनका प्रदर्शन ये बार काफ़ी अच्छा रहा है डिसबर्समेंट फ्रंट पर खास करके, और रिटेल लोन ग्रोथ में काफ़ी अच्छा मोमेंटम नज़र आया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो थोड़ा सा मिक्स्ड रहा है सारी कंपनीज़ के लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स हमने देखे कि बढ़ रहे हैं। एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो एसेट क्वालिटी भी अच्छी रही है, कोई मेजर कंसर्न्स नहीं नज़र आए हैं एनपीएस को लेकर। लार्जली अब सेगमेंट वाइज देखते हैं कैसा प्रदर्शन रहा है, तो एमएफआई में डिसबर्समेंट्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम नज़र आया है। इनफैक्ट FY24 के लिए कंपनीज़ का कहना है कि करीब 20 से 30% की ग्रोथ गाइडेंस इन कंपनियों की तरफ से आ रही है। गोल्ड लोन्स की अगर हम बात करें तो स्टेबलाइजेशन ऑफ कस्टमर बेस हमें नज़र आया है, उनका जो डिमांड है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केटिंग एफर्ट्स और ओवरऑल अगर हम देखें तो कस्टमर रीएक्टिवेशन की तरफ भी जो एफर्ट्स हो रहे हैं, उसी के चलते गोल्ड लोन्स का जो पोर्टफोलियो है यहाँ पर भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। व्हीकल फाइनेंस में ग्रोथ तो अच्छा रहा ही, मगर हमने देखा कि स्टेज 2 और स्टेज 3 बकेट्स में बिल्डअप नज़र आया है सीजनैलिटी के चलते, और इसी के चलते प्रोविजंस भी बढ़ गए हैं। डाइवर्सिफाइड फाइनेंसियर्स में रिटेल फोकस ग्रोथ नज़र आई है, एसेट क्वालिटी में भी सुधार नज़र आया है, और HFCs यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ में अगर हम देखें तो मार्जिन्स या तो स्टेबल रहे हैं या तो सुधर रहे हैं, और ओवरऑल अफोर्डेबल होम लोन्स में स्पेशली काफ़ी अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस के नतीजे इन लाइन थे, उन्होंने अपनी ग्रोथ गाइडेंस भी बढ़ाकर 29 से 31% पर कर दी है। मजबूत नतीजे आए थे मन्नपुरम, क्रेडिट एक्सेस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग से, और कमज़ोर नतीजे आए थे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट से।
तो अब अक्षय ने जो है 2 सेक्टर्स के बताए और तमाम जो आप सामने स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, जो हरा निशान है उसके मुताबिक कंपनी अनुमान के मुताबिक अच्छे देखने को मिले हैं। उसको होगा जो लाल निशान जो ब्लिंक हो रहा है इसका मतलब कोई नतीजे खराब देखने को मिले आपके सहूलियत से, ताकि आप समझ सके, इसलिए हमने इस तरीका अपनाया है। अविनाश सर, शुरुआत आपके साथ ही मैं करूंगा। हमने देखा है कि बैंकिंग स्टॉक्स का जो है खासतौर पर सरकारी बैंकों के नतीजे ठीक ठाक देखने को मिले और लार्ज कैप अधिकांश बैंक देखे, चाहे HDFC बैंक हो, SBI हो, कोटक बैंक हो, सबके नतीजे इनलाइन देखने को मिले हैं। शेयर्स बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल पूरे बैंकिंग सेक्टर में जो नतीजे आए इसको लेकर आपका क्या नज़रिया, और कोई एक बैंकिंग शेयर जो आपको लगता है यहाँ से निवेशकों को उस पर खरीदारी करनी चाहिए? देखिए मनीष, पहली बात तो बैंकिंग सेक्टर में जो तेजी हमने 3-4 महीने पहले देखी थी उसमें थोड़ी रुकावट जरूर आई है, लेकिन अगर हम मोटा मोटी फाइनेंशियल नंबर्स देखें Q1 के, तो सारे बैंकों ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम SBI देखें, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखें, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स देखें, माइक्रो फाइनेंस प्योर प्लेयर्स देखें, तो मुझे लग रहा है कि देखिए बिजनेस तो काफी अच्छी तरह से बढ़ा है, क्रेडिट ग्रोथ भी सिस्टम में काफी बढ़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि 2 बैंक जो हमको काफी पसंद है और हमको लग रहा है कि इवन करंट लेवल से अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है, वो पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। 570 का रेट है। हमें लग रहा है कि जिस प्रकार की एसेट क्वालिटी, लोन डिसबर्समेंट ग्रोथ और जिस प्रकार से सब्सिडीज का ग्रोथ इस साल आने वाला है, कम से कम 650 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी की गुंजाइश होती है। और दूसरी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा है, दैट इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत ही दमदार नंबर पिछले साल आए हैं। 4,400 करोड़ के रेवेन्यू पे 1,100 करोड़ का प्रॉफिट। हमें लग रहा है कि इस साल भी कम से कम 1,400 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। पहले तिमाही में भी ग्रोथ बहुत बढ़िया है, 350 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो पिछले क्वार्टर में 200 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं और वैल्यूएशंस इन्वेस्टर्स के फेवर में। तो यहाँ पे करीबन 60-65 का भी लेवल पॉसिबल है। तो मैं कहूंगा कि इन्वेस्टर्स को ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, ये दोनों बैंक्स में अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। सीधे तौर पे SBI खरीदारी करने की सलाह, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। और दूसरा जो शेयर है वो जीवन स्मॉल फाइनेंस, वहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं, वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। SBI में 650 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है 1 साल के नज़रिए से। राघवेंद्र, शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। आपकी तरफ से बैंकिंग सेक्टर और NBFCs के जो अब तक नतीजे है उसको देख के क्या आप नज़रिया निकाल के चल रहे हैं, और आपकी तरफ से कौन से शेयर्स होंगे? गुड आफ्टरनून मनीष जी, गुड आफ्टरनून इटिना स्वदेश का टीम। ओवरऑल Q1 रिजल्ट्स अगर देखेंगे, जो तिमाही रिजल्ट्स हैं, उसमें काफी मैनेजमेंट कमेंट्री ये रही है कि इतने अच्छे रिजल्ट्स उनके हिस्ट्री में कभी नहीं आए हैं। स्पेसिफिकली अगर आप यूको बैंक का रिजल्ट देखें, कर्नाटका बैंक का रिजल्ट देखें, तो मैनेजमेंट ने दे हैव कम आउट एंड सेड कि इन द हिस्ट्री ऑफ द बैंक इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। सो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है जो PSB पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें। तो ये एक स्टोरी जो चलेगी वो आने वाले 3 से 5 साल तक आउट परफॉर्मेंस की चलेगी PSB पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, PSBs की। तो इसमें हमें कर्नाटका बैंक, यूको बैंक काफी अच्छे लगते हैं। SBI इन द लार्ज कैप बहुत अच्छा लगता है। SBI करंट लेवल्स पे अगर लेते हैं, हमें लगता है 40% अपसाइड है। जो जनधन योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स है, इससे ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में जो बूस्ट आया है, कमेंट्री आप देखेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़े हैं, स्लिपेजेस ऑल टाइम लो है, NPAs आर वेरी लेस। सो ये सब को चलते हुए एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। जो कहा गया है कि इंडिया इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स विल बी नंबर 3 इन द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन इकोनॉमी विल बी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये आपको ग्रोथ अगर राइड करनी है, सबसे अच्छा सेक्टर बैंकिंग सेक्टर है, NBFC सेक्टर है, तो इसमें बने रहिए। SBI ओवरवेट, IDFC फर्स्ट बैंक ओवरवेट, ये हमारे स्टॉक्स रहेंगे ओवरऑल बैंकिंग के लिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स इज जस्ट अ प्रीकर्सर। आगे वाले आने अच्छे दिनों के लिए एक 2 से 5 साल की स्ट्रक्चरल स्टोरी अभी बिल्डअप हुई है। वर्स्ट इज ओवर एंड गुड टाइम्स आर अहेड। तो सीधे तौर पे एक शेयर जिसपे दोनों गेस्ट जो हैं, दोनों को लगता है कि यहाँ से मजबूती देखने को मिलती है, SBI में अविनाश सर ने भी खरीदारी करने की सलाह दी है। राघवेंद्र को भी लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। राघवेंद्र ने तो 770 रुपये का टारगेट दिया 1 साल के लिए। अविनाश सर को लगता है 1 साल में 650 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस और IDFC फर्स्ट बैंक, तमाम स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर टारगेट के साथ बताया जा रहा है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब एक और सेक्टर को लेकर चलते हैं। वैसे तो बैंकिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ब्याज दरों का असर काफ़ी देखने को मिलता है, वो है ऑटो सेक्टर। और हमने देखा कि बीते 3 महीनों में खासतौर पर नई जो लॉन्चिंग हुई है उसका असर पूरे सेक्टर पर देखने को मिला। ऐसा देखने को मिलता था कि लॉन्चिंग की खबर आती थी तो अगले दिन कोई दूसरे उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी जो कॉम्पिटिटर हैं उसके शेयर 2.5 से 3% नीचे खुलते थे। सृष्टि मेरे साथ जुड़ी है ऑटो सेक्टर को लेकर बताने
के लिए, जिस पर उनकी पैनी नज़र रहती है ऑटो सेक्टर को लेकर। ऑटो सेक्टर्स के नतीजे कैसे आए हैं पहली तिमाही के ओवरऑल अगर देखे जाए सृष्टि, क्योंकि हमने देखा था कि इस तिमाही में लॉन्चेस भी हुए हैं, कंपनियों पे कई सारे ब्याज दरों का और सबका भी असर देखने को मिला। ओवरऑल नंबर्स किन कंपनियों के खासतौर पर अच्छे थे? जी हाँ, आपका कहना एकदम सही है कि जितने भी नए लॉन्चेस हुए हैं उनका एक अच्छा प्रदर्शन और उनका एक अच्छे तरीके से असर सभी कंपनीज के नतीजों पे देखने को मिला। पर इस बार अगर हम देखें तो डबल डिजिट ग्रोथ अगर हम साल दर साल देखेंगे तो वो सिर्फ टू व्हीलर सेगमेंट ने दिखाई थी वॉल्यूम के फ्रंट पे। पर एक इन पूरे सेक्टर के लिए पुश ये था कि जो कच्चे माल की लागत है उसमें कमी ज़रूर आई है, जिसके चलते इनके मार्जिन्स को एक बूस्ट देखते हुए मिला। पर इस बार जिस तरीके से मॉनसून थोड़ा सा लेट आया और साथ ही पूरा त्योहारी सीज़न जो इस साल भर में जो थोड़ा लेट आ रहा है, इसके चलते जो आउटलुक है कंपनीज़ का वो दूसरी क्वार्टर के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं बता रहे हैं। उसके बाद जो है तीसरी तिमाही से जो है एक अच्छे फेवरेबल आउटकम की वो उम्मीद कर रहे हैं। अब कंपनी स्पेसिफिक नतीजों की बात करें तो यहाँ पे कई सारी कंपनीज हैं जिनके नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं, जिसमें अगर हम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो M&M और टाटा मोटर्स के नतीजों ने काफ़ी अच्छे तरीके से सरप्राइज किया और खास तौर से टाटा मोटर्स के JLR डिवीजन के जो मार्जिन्स रहे हैं वो उम्मीद से कई बेहतर थे और उसके बाद हमने स्टॉक में एक ज़बरदस्त उत्साह भी देखा। उसके अलावा मारुति सुजुकी के नंबर्स जो हैं वो इनलाइन आते हुए देखे, पर दूसरी बड़ी घोषणा कंपनी ने ये की कि वो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का जो गुजरात फैसिलिटी है उसका अधिग्रहण करेगी, तो उसको लेकर स्टॉक में हमने उत्साह देखा। अब इसके अलावा हम टू व्हीलर सेगमेंट से बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसा कि मैं बता रही थी वॉल्यूम के फ्रंट पे उम्मीदें अच्छी थी, पर कहीं ना कहीं कंपनीज उसको पूरी तरीके से उसका बेनिफिट नहीं लेती हुई दिखी क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर अभी भी काफ़ी था, जिसके चलते जो है बजाज ऑटो के नंबर्स अनुमान के मुताबिक थे। हीरो मोटो के नंबर्स ने निराश ज़रूर किया, पर आयशर मोटर्स के नंबर उम्मीद से बेहतर ज़रूर आते हुए दिखे। और आखिरी में अगर हम अगर बात करें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की तो यहाँ पे उम्मीदें ज़्यादा नहीं लगाई गई थी, क्योंकि हमने देखा था कि चौथी तिमाही ऑफ FY23 में ही कई सारी ट्रकों की जो है बुकिंग्स ऑलरेडी हो गई थी, वहाँ पे बिक्री हो गई थी क्योंकि प्राइजेस बढ़ने वाले थे। तो इस बार उम्मीदें इतनी अच्छी नहीं थी, पर अशोक लेलैंड जैसी कंपनी ने ज़बरदस्त तरीके से सरप्राइज किया और उसके बाद हमने स्टॉक में एक तरफा चाल देखी और आगे के लिए भी कंपनी ने जो आउटलुक शेयर किया है वो पॉजिटिव ही है। तो ये अगर सम अप करेंगे तो मिले जुले नतीजे आते हुए दिखे, पर आगे के लिए जो आउटलुक है वो अभी भी पॉजिटिव साइड ही दिया है सभी कंपनीज ने। सृष्टि आप बने रहिए, अभी आप एक और सेक्टर में आपसे जानूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि उस सेक्टर का प्रदर्शन कैसे देखने को मिला, क्योंकि उस सेक्टर से बाजार की सेहत बहुत सुधरी है। लेकिन अविनाश सर, आपने पूरा विश्लेषण सुना, जिस तरीके से बताया सृष्टि के सारे जो नंबर्स आपको बताए, आप जिस तरीके से हमने देखा है खासतौर पे टू व्हीलर सेगमेंट में जिस तरह से नए लॉन्चेज हुए हैं, फोर व्हीलर सेगमेंट में देखा बहुत सारे लॉन्चेज देखने को मिले, हालांकि ऑटो कंपनियों की एक बड़ी रैली देखने को मिली है। आपको क्या लगता है इस सेक्टर में ओवरऑल आपका क्या नज़रिया है? टू व्हीलर पर फोकस करना चाहिए या फोर व्हीलर स्टॉक्स पे कंपनियों पर फोकस करना चाहिए, और शेयर्स कौन से आपको पसंद आते हैं? देखिए मनीष, ऑटो सेक्टर में हमको लग रहा है कि तेजी कंटिन्यूसली स्ट्रांग रहेगी और टू व्हीलर सेक्टर जो काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था वहां पे भी अभी वॉल्यूम ग्रोथ पॉजिटिव हो चुका है। तो हम समझते हैं कि देखिए FY24 में पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, यूटिलिटी व्हीकल्स ये तो अच्छी चलेंगी, लेकिन टू व्हीलर का भी मार्केट अभी अच्छी तरह से बढ़ेगा। काफी हद तक नए प्रोडक्ट लॉन्चेस टू व्हीलर कंपनीज ने किया है, जैसे बजाज ने किया है। हमको लग रहा है कि प्रीमियम बाइक्स का जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन जो दो शेयर हमको पसंद है वो पहले तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। हमको लग रहा है कि देखिए Q1 के नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग थे, टॉप लाइन ग्रोथ पे, EBITDA पे, एज वेल एज बॉटम लाइन पे, और सबसे बड़ी बात इनके पास कम से कम 1.5-2 साल की वेटिंग पीरियड है उनके पॉपुलर मॉडल्स पे। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। हमको लग रहा है कि मार्जिन्स में भी अच्छा इजाफा आएगा क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस थोड़े से सॉफ्टन हो गए और ओवरऑल मैनेजमेंट कमेंट्री काफी है। तो करीबन 1700 का भाव लेके हमको लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे महिंद्रा को एक्यूमुलेट करना चाहिए। और दूसरा जो शेयर है वो अशोक लेलैंड है। देखिए अशोक लेलैंड एक प्योर कमर्शियल व्हीकल फोकस्ड प्लेयर है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 10,000 ई बसेस का कॉन्ट्रैक्ट वो सारे कंपनीज को देने वाला है। तो इसमें मुझे लग रहा है सबसे बड़ा शेयर अशोक लेलैंड को मिल सकता है। काफी बड़े प्लेयर है बस सेगमेंट में। दूसरी बात, ये डिफेंस में भी काफी बड़े प्लेयर है और जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमको कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में दिख रहा है, कम से कम 225-230 अगले 8 से 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आती है तब वो कमर्शियल व्हीकल के आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये दो स्टॉक्स में जरूर मौका कैपिटलाइज करिए और इसमें जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड।
सीधे तौर पे अशोक लेलैंड और महिंद्रा दो शेयर हैं जो अविनाश को पसंद है, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। महिंद्रा में उनको लगता है 1700 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है एक साल में। अशोक लेलैंड में उनको लगता है 230 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है एक साल में। राघवेंद्र, क्या राय होगी आपकी, ऑटो सेक्टर की रफ्तार बनी रहेगी अभी भी? रफ्तार बनी रहेगी मगर आने वाले कुछ महीनों में थोड़ी धीमी होगी। इनके जो मंथली सेल्स नंबर आए थे जून और जुलाई के, वो काफी अच्छे थे, तो एक बेस इफेक्ट इतना हाई है, उसके चलते अगस्त सितंबर अक्टूबर में थोड़ा सा स्लो डाउन दिख सकता है। मॉनसून ओवरऑल थोड़ा डिलेड रहा है, थोड़ा बिलो एवरेज रहा है, तो इसका इम्पैक्ट स्पेसिफिकली ट्रैक्टर सेल्स एंड टू व्हीलर सेल्स पे रह सकता है। क्रूड ऑयल, पेट्रोल प्राइसेस जो है इट्स नॉट एज चीप एज इट वाज अर्लियर, तो इसका भी इम्पैक्ट थोड़ा दिखेगा। तो इनके चलते हमें लगता है कि स्टॉक्स काफी ओवरबॉट जोन में जा चुके हैं, बट फिर भी एक स्ट्रक्चरल स्टोरी इंटैक्ट रहेगी। अगर कोई भी करेक्शन होता है ऑटो सेक्टर में, तो हीरो मोटोकॉर्प 2850 2900 पे काफी अच्छा बाय बनता है एक साल की अवधि के लिए। 3300 का टारगेट बनता है, मगर एक करेक्शन का वेट कर सकते हैं। मार्केट में एक करेक्शन आएगा, ऑटो सेक्टर में भी एक करेक्शन आएगा, ऐसा हमें लगता है, जो कि एक बेटर एंट्री पॉइंट दे सकता है। तो ये रहा, तो सीधे तौर पे करेक्शन थोड़ा आता है तो हीरो मोटोकॉर्प में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन एक और सेक्टर की बात करते हैं। वैसे तो इस सेक्टर में हमने देखा है कि सामान्य तौर पर घरेलू ट्रिगर्स बहुत काम नहीं करते हैं, ग्लोबल ट्रिगर्स का असर देखने को मिलता है। और जब ये सेक्टर चलता है तो बाज़ार को ऊपर खींच के लेके जाता है, और जब नहीं चलता है तो बाज़ार के पूरे मूड को भी ख़राब करता है। क्योंकि इस सेक्टर, इस शेयर से कह सकते हैं, इस सेक्टर से कह सकते हैं बाज़ार को मजबूती मिलती है, वो है मेटल सेक्टर। और इस सेक्टर को बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद भी जुड़ चुके हैं। शरद, हमने देखा है कि मेटल सेक्टर, चीन और मेटल, ये नाम आते रहते हैं और उसका असर देखने को मिलता है। कमोबेश इस तिमाही में बहुत, हम कह सकते हैं, आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। ओवरऑल कंपनियों के नतीजे कैसे रहे और कौन से शेयर्स आपको लगते हैं यहाँ के जिनके नतीजे अनुमान से बेहतर देखने को मिले या खराब देखने को मिले? कि मनीष, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो फर्स्ट क्वार्टर में जो था एक्सपेक्टेड था कि स्टील कंपनीज में थोड़ी दबाव रहेगी, एटलीस्ट ग्लोबल वॉलेटिलिटी के लिए, जो आपने कहा। लेकिन जो नंबर्स आए, स्पेशली जो डोमेस्टिक आंकड़े की बात करें, वो सरप्राइज कर दिए थे। अब जो है बात करेंगे टोटल कैसे नंबर्स रहे हैं, और अभी पहले हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक आ जाते हैं कि क्या इम्पैक्ट आया है। ऑफकोर्स टाटा स्टील के नंबर्स देखे तो वो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे। हालांकि यूरोपियन बिजनेस में जो है अभी भी जो है थोड़ी पेन देखने मिल रही है, स्पेशली उनके रियलाइजेशंस को लेके। JSW स्टील, हिंडाल्को, ये दोनों स्टॉक्स जो हैं मेन स्टे मेल मेटल्स प्ले हैं। यहाँ पे जो है उम्मीद से बेहतर जो है नतीजे देखने मिले इन दोनों स्टॉक्स पे, JSW स्टील और हिंडाल्को। हालांकि वेदांता की बात करें तो यहाँ पे उम्मीद से जो है कम नंबर्स देखने मिली हैं। और याद रखिए इस पे वन ऑफ्स भी जो है देखने मिली थी, तो वेदांता में सेलिंग भी देखने मिली है। इसके अलावा ऑफकोर्स उनके जो डेट रिडक्शन इश्यूज़ हैं उस पर भी फोकस रखा गया है। JSPL की बात करें और कोल इंडिया की, जो एक टाइप से मेटल स्पेस का एक एंसिलरी है, कोल लगता है, कुकिंग कोल लगता है मेटल स्पेस को, उनकी रॉ मटेरियल रहती है। तो इन दोनों कंपनीज़ के भी अगर नतीजे की बात करें तो अनुमान से बेहतर देखने मिले हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये फैक्टर्स क्या हैं। हमने जो था शुरुआत में कहा था कि जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी होती है, चाइना का डेटा लेके, चाइना का डिमांड लेके, तो उस हिसाब से भारत के मेटल स्टॉक्स में जो है एक टाइप से तेज़ी या गिरावट देखने मिलता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत का खुद का डोमेस्टिक कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग था, इसके कारण जो है ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट ग्रोथ ट्रिगर देखने मिला भारतीय स्टील कंपनीज़ को। और याद रखिए बहुत सारे जो है ड्यूटीज़ पे भी जो है पाबंदी भी लगी थी, तो उसके कारण जो है रियलाइजेशंस में जो थोड़ी जो है इम्प्रूवमेंट भी आई थी Q1 में। देखा जाए तो फेरस नॉन फेरेंस परफॉर्मेंस जो है सीक्वेंशियली ज़रूर डिटोरिएट किया है, क्योंकि कॉस्ट जो होते हैं अभी भी हायर साइड में है, लेकिन वॉल्यूम्स अभी भी स्टेबल है अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी को फैक्टर इन करें। आगे जाते हुए दो अहम ट्रिगर होंगे जिस पे हमारी फोकस रहेगी बाज़ार की, वो है रियलाइजेशंस और एबिडा। यहाँ पे जो है प्रेशर अभी भी देखने मिल सकता है। तो ये ओवरऑल मेटल स्पेस का जो है Q1 का अपडेट आपके लिए। इसी तौर पे कहीं ना कहीं हमने देखा है कि कई मुद्दों पे जो है नतीजे बेहतर देखने को मिले हैं। कैसे पूरे मेटल सेक्टर को देख रहे हैं अविनाश सर? लगातार कभी अच्छी खबर आती है कि चीन में रिकवरी है तो तेज़ी आती है, फिर अगले दिन एक हफ्ते बाद खबर आती है कि चीन में रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी, तो फिर मेटल स्टॉक्स गिरने लगते हैं। इस पूरे सेक्टर को लेकर क्या नज़रिया आप रखते हैं?
देखिए मनीष, जैसे शरद ने कहा कि यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न रियलाइजेशंस का है और इबिटा का है। आई थिंक जो पहले तिमाही के रिजल्ट्स आ गए वो उम्मीद से तो इन लाइन थे, लेकिन इसमें कोई बड़ा मजबूत ट्रेंड देखने को नहीं मिला। और मुझे लग रहा है कि जब तक चाइना वापस मेटल मार्केट में अपनी खरीदारी शुरू नहीं करता है, तब तक ग्लोबली मेटल प्राइसेस थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे। तो हमारा मानना है कि देखिए निवेशकों को मौका है कि आइदर वो कॉन्ट्रा ट्रेड लेके मेटल में निवेश करें या थोड़ा सा इंतजार करें अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि सेकंड हाफ ऑफ FY24 में होपफुली ग्लोबल मेटल प्राइसेस थोड़े से उछलेंगे और उसका फायदा इंडियन कंपनीज को होगा। तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील की बात करें या टिपिकली हिंडाल्को की बात करें तो ये काफी मजबूत कंपनियां हैं, काफी बड़ा डोमेस्टिक मार्केट शेयर एंजॉय करती है। तो जिनको थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है, इनको थोड़ा पोजीशन ये बना सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है उनको थोड़ा सा साइडलाइन पे रहना चाहिए। मेरे ख्याल से सितंबर के बाद आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी और तभी निवेश के मौके क्लियरली विजिबल होंगे। सीधे तौर पे तो अभी अविनाश से कह रहे हैं कि खरीदारी के लिए हड़बड़ाइए मत, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। और जरूरी नहीं है कि आप मेटल में ही पैसा बनाएं, बाजार में तो एक ही रूल होता है, जहां पैसा बनता हो वहां पैसा बनाए। उन्होंने कई सारे स्टॉक्स बताए भी हैं। वैसे राघवेंद्र सर, मेटल सेक्टर कैसा लगता है आपको? कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है क्या सेक्टर से? मेटल सेक्टर हमें लगता है डोमेस्टिक स्टोरी इंटैक्ट है, मगर एक चीज जो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं वो है चाइना स्टोरी इज नॉट प्लेइंग दैट वेल। चाइना स्लो डाउन वुड बी अ बिगर फैक्टर और एक काफी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और इंडियन मेटल सेक्टर इससे काफी कोरिलेटेड है। तो इसमें एक गुड करेक्शन, डबल डिजिट करेक्शन स्टॉक प्राइसेस में आ सकता है चाइना स्टोरी रिलेटेड। ओवरऑल क्वार्टरली अर्निंग्स भी इतने इंप्रेसिव नहीं थे, और स्टॉक स्पेसिफिक भी जो लार्ज कैप स्टॉक्स थे उनमें कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आई थी जो प्राइसेस में अभी फैक्टर्ड इन है। तो इस लेवल पर मेटल स्टॉक्स 3 से 6 महीने का वेटिंग पीरियड आ जाता है। इट इज अ वेट एंड वॉच अप्रोच। करंट लेवल्स पर मार्केट भी काफी हाई लेवल पर है, मेटल सेक्टर्स भी काफी हाई लेवल, मेटल स्टॉक्स भी काफी हाई लेवल पर है। तो हमें लगता है वी वुड अवॉइड एनी लार्ज कैप मिड कैप मेटल स्टॉक्स एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए वेट एंड वॉच अप्रोच रहेगा। इंतजार कीजिए, मेटल शेयर में फिलहाल खरीदारी करने से बचिए। अब एक और सेक्टर की बात करते हैं। उस सेक्टर में भी कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रिगर्स का असर होता है, कई सारी खबरों का असर देखने को मिलता है। हालांकि कहा जाता है कि ये सेक्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि समझना इसको थोड़ा मुश्किल है। सृष्टि लेकिन कोशिश करती है सेक्टर को समझने की और बताने की, हमें दर्शकों को बता रही है। ये सेक्टर है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में हमने देखा है कि बीते, अगर कह सकते हैं कि 1.5 महीनों में शानदार रैली देखने को मिली कई सारी अच्छी खबरों के दम पे। ओवरऑल सिस्टम फार्मा सेक्टर के नतीजे कैसे रहे पहली तिमाही में, और क्या ये भरोसा किया जा सकता है कि हाँ इस सेक्टर की सेहत तो अभी अच्छी रहेगी? तो मनीष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सेक्टर समझना ज़्यादा आसान है, बशर्ते सेक्टर में जो दवाइयाँ के लॉन्चेस होते हैं या फिर जो दवाइयाँ कंपनी प्लान कर रही हैं उनके नाम लेना एक्चुअली ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार। पर अगर इस सेक्टर की बात करें तो इस बार कई सारे नए लॉन्चेस हुए और उन नए लॉन्चेस का जो असर है कंपनीज़ के नतीजों पे भी देखने को मिला। और ख़ास तौर से जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि ग्लोबल फैक्टर्स यहाँ पे भी प्ले करते हैं, और कई समय से सेहत खराब इसलिए थी क्योंकि यूएस को लेकर, जहाँ पे हम जानते हैं कि इंडियन मार्केट्स के लिए यूएस कितना बड़ा प्लेयर है, उसके लिए वहाँ पे दिक्कतें ज़रूर थी। प्राइसिंग को लेकर कंपटीशन था, धीरे धीरे करके वो सुधरता हुआ नजर आया और सभी कंपनीज की तरफ से जो है आने वाले समय के लिए जो प्राइसिंग प्रेशर है वो और भी कम होगा, उसको लेकर पॉजिटिव कमेंट्री आई। नतीजों के पैमानों पे मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज को मैं कहूँगी कि उम्मीद से बेहतर नतीजे दी, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यूएस बिजनेस में इस प्रकार की रिकवरी आएगी। दूसरी बात, अगर घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि इस बार जो कि अगर हम बीती तिमाही देखें तो फार्मा कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स नहीं माना जाता है ऑन एन ओवरऑल बेसिस। जी हाँ, कुछ दवाइयाँ ज़रूर चलती हैं, बट उसके अलावा डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला। अब अगर तीसरा बड़ा फैक्टर देखें तो फ्रेट कॉस्ट ले लीजिए, रॉ मटेरियल कच्चा माल की लागत ले लीजिए, वो भी धीरे धीरे करके कम आए। तो लगभग हम कहेंगे कि यहाँ पे जो कंपनीज के नतीजे थे वो अच्छे ही रहे। अब कुछ कंपनीज आपके सामने ज़रूर रखते हैं जहाँ पे उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे, तो इसमें दिग्गज डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और साथ ही सन फार्मा के नाम शामिल हैं, और ग्लैंड फार्मा ने काफ़ी अच्छे तरीके से सरप्राइज किया। और इसके अलावा तो अगर हम देखें तो सृष्टि, चूंकि समय कम है और एक सेक्टर में डिस्कस करना फटाफट, तो ये आप देख रहे तमाम सन फार्मा के नतीजे अच्छे थे और कई सारी कंपनियों के। अविनाश सर, समय थोड़ा कम है, 2 शेयर्स या 1 शेयर जो आपको पसंद आता हो फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ?
नहीं, आई थिंक मनीष, दो शेयर हमको पसंद है। एक तो सन फार्मा है जो काफी बड़ा प्लेयर है यूएस के मार्केट में, और दूसरा कंपनी है औरोबिंदो फार्मा। बहुत अच्छे नतीजे बहुत समय के बाद आ गए। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो यूएस फोकस्ड प्लेयर्स है वहाँ पे अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी। तो मैं समझता हूँ कि निवेशकों को ये दोनों शेयर्स पे फोकस करना चाहिए। बाजार में अगर कोई मौका मिलता है, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन भी होती है, तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। दो फार्मा और सन फार्मा दो शेयर ऐसे हैं जो अविनाश सर को पसंद है। फटाफट आखिरी सेक्टर की बात करते हैं। कहते हैं कि सेक्टर में जान है कि नहीं, सीमेंट सेक्टर। शरद, क्या रहा पहली तिमाही के नतीजे कैसे रहे? जी बिल्कुल, सीमेंट के जो है लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स रहे हैं। अगर बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, दालमिया भारत, रामको सीमेंट के जो है नतीजे जो है अनुमान से कम आए हैं। हालांकि अंबुजा सीमेंट और जेके सीमेंट के नतीजे की बात करें तो अनुमान से बेहतर आए हैं। सेल्स के जो आंकड़े की बात करें ओवरऑल तो 19% बढ़ा है इंडस्ट्री का। हालांकि रियलाइजेशन और एबिडा में जो है मार पड़ी क्योंकि एनर्जी कॉस्ट में जो बढ़ोतरी देखने मिली है। आगे जाते हुए मैनेजमेंट पॉजिटिव है कि सीमेंट की डिमांड पॉजिटिव होगी और प्राइस हाइक और जो एबिडा टन की जो रियलाइजेशन है ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे देखने के लिए। सीमेंट सेक्टर को लेकर अविनाश सर क्या रहा? कोई शेयर्स आपके रडार पे जिसमें लगता है कि यहाँ खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है बड़े में जेके सीमेंट्स काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि शेयर थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार की कैपेसिटी मनीष इनके पास है, मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY24 से आपको एक अच्छा खासा अपसाइड मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे करीबन 3200 का इमीडिएट नियर टर्म का टारगेट प्राइस है। और दूसरा शेयर जो छोटा शेयर है वो है ओरिएंट सीमेंट। देखिए, ये कंपनी में भी 11 मिलियन टन की कैपेसिटी होगी, 3 स्टेट में ये काम कर रहे हैं। एक्सपेंशन का बेनिफिट और वॉल्यूम का बेनिफिट भी इनको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं देखिए, इन्वेस्टर को थोड़ा प्रोएक्टिव होके ऐसे कंपनीज में निवेश करना है जहां पे एक्सपेंशन और प्राइसिंग दोनों का बेनिफिट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगले 12-18 महीने का अगर किसी का व्यू है तो डेफिनेटली ये दोनों सीमेंट कंपनीज में निवेश करें। बिल्कुल, तो ओरिएंट सीमेंट में खरीदेंगे। राघवेंद्र सर, जल्दी से 30 सेकंड में आपके तरफ से कोई सीमेंट स्टॉक जो पसंद आ रहा हो आपको? हमारा इसमें एक ही पिक है और वो टॉप पिक है ओरिएंट सीमेंट। करंट प्राइस पे बाय करके 260 का टारगेट है ओरिएंट सीमेंट फॉर अ टारगेट ऑफ 260 1 ईयर टाइम होराइजन। सीमेंट खरीदारी करने की सलाह राघवेंद्र की तरफ से भी और अविनाश की तरफ से भी खरीदारी करके चल सकते हैं। अविनाश, राघवेंद्र, आप दोनों का शुक्रिया। शरद, सृष्टि और वामाक्षी, आपका भी शुक्रिया तमाम सेक्टर और शेयर्स के बारे में बताने के लिए। आप ये पूरा शो तिमाही नतीजा का तर्कस है यूट्यूब पे भी जा सकते हो। तमाम स्टॉक्स रिकमेंडेशन आपको वहाँ देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कुछ शेयर के बारे में आपको जानना समझना हो तो आप अपने कमेंट लिख के सवाल भी पूछ सकते हैं। तिमाही नतीजों के तर्कस में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।